बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं महमूद अब्दुल्ला ख़ान हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। व्यूअर्स, आज हम इकरारनामा मुआहिदा बै के ऊपर बात करेंगे। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि गरीब लोग बड़ी मुश्किल से जमा पूंजी इकट्ठी करते हैं और जमा करने के बाद वो कोई जायदाद ख़रीदने का मुआहिदा करते हैं। वो अपनी सारी जमा पूंजी किसी दीगर आदमी को देकर उनसे सिर्फ़ और सिर्फ एक कागज़ का पुर्जा उनसे ले लेते हैं, जिसे हम इकरारनामा मुआहिदा बै कहते हैं। आज उन्हीं लवाज़मात के बारे में बात करेंगे कि वो कौन से लवाज़मात हैं जिन्हें अगर हम इकरारनामा मुआहिदा बै के अंदर तहरीर कर लें तो फिर उसे साबित करना बहुत ही आसान हो जाता है। और अगर खुदा न खास्ता ज़मीन बेचने वाला किसी वक्त भी अपनी बात से भाग जाए, वो रकबा उसे ना बेचे या उसे कोई ज़्यादा कीमत देने वाला आदमी मिल जाए, वो रकबा उसे फ़रोख्त करने की कोशिश करे, तो आपका इकरारनामा इस काबिल होगा कि आपके साथ ना धोखा हो सकेगा और ना फ्रॉड। चलें ज़िक्र करते हैं उन लवाज़मात का जिन लवाज़मात की मौजूदगी से आपको धोखा देना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। वो लवाज़मात जो आपके इकरारनामे के अंदर लाज़मन तहरीर होने चाहिए। तो पहली चीज़ इस हवाले से ये है कि जब आप इकरारनामा तहरीर करने लगें तो इकरारनामा जिस स्टाम्प पेपर के ऊपर आप तहरीर कर रहे हैं वो प्रॉपरली वैल्यूड होना चाहिए। यानी 1200 रुपये का जो इकरारनामा है, गवर्नमेंट ने उसका रेट निकाला हुआ है, फिक्स किया हुआ है 1200 रुपये। अब अगर आपकी जो चीज़ आप ख़रीद रहे हैं वो 1,00,000 रुपये की हद तक है तो आपके ऊपर 1200 रुपये का स्टाम्प पेपर जो इसके ऊपर लगेगा। लेकिन अगर उसकी वैल्यू एक्सीड करती है 1,00,000 रुपये से तो हर लाख रुपए के साथ 100 रुपये का इजाफा होता चला जाएगा। आप यूँ कह लीजिए कि अगर जो है आप जो ज़मीन ख़रीद रहे हैं वो 20 लाख की है तो 200 अलहदा से हो गए और 1200 अलहदा से हो गए। इस तरह 3,200 रुपये का स्टाम्प पेपर लगेगा। तो आप अपने इकरारनामा को प्रॉपर वैल्यू के स्टाम्प पेपर के ऊपर लिखवाएं, एक चीज़। दूसरी चीज़ यह है कि जब आप लिखवाते हैं इकरारनामा तो उसमें जो आपकी पार्टीज़ की डिस्क्रिप्शन होती है उसके अंदर कमी नहीं होनी चाहिए। पार्टी का नाम, उसके शनाख्ती कार्ड के मुताबिक नाम, वल्दियत, उसकी कौम, उसकी जो है सकूनत और उसका मुकम्मल बायोडाटा मुकम्मल तरीके से शनाख्ती कार्ड के मुताबिक उसके ऊपर तहरीर करें ताकि कल को उसमें कोई मसला पैदा मत हो। इसी तरह जो तीसरा नंबर आ जाता है वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, वो है प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन। अब प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन जब आप करते हैं कि आप जो प्लाट ख़रीदने जा रहे हैं उसकी डिस्क्रिप्शन में आ गया उसका खाता नंबर, उसकी खतूनी नंबर, उसका नंबर खसरा, उसका हदूद अरबा। और मज़ीद ये कि जब आप तहरीर करवाने लगें उससे पहले आप फ़र्द बराए रिकॉर्ड ले लें, जिस जो आदमी आपको बेच रहा है उसकी जिस दस्तावेज़ के ज़रिए वो इस प्रॉपर्टी का मालिक बना है उसकी भी आप एक नकल उससे ले लें। फिर उसके बाद में जब आप फ़र्द को और इस नकल को और जो है आपका रिकॉर्ड पटवारी के पास मौजूद है, जब उन तीनों को कंपेयर करेंगे तो फिर जो चीज़ आ जाएगी वो एक्चुअल डिस्क्रिप्शन होगी आपकी प्रॉपर्टी की। तो आप एक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखें क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अहम है। अमूमन इसी के ज़रिए फ्रॉड हो रहा है। जिस नंबर खसरे का हवाला दिया जाता है उस वो नंबर खसरा कहीं और होता है, प्लाट कहीं और होता है। इस तरह सारी जमा पूंजी गई किसी की जेब में और आपके पास जो पेपर है उसमें डिस्क्रिप्शन भी मौजूद नहीं। रिजल्ट क्या निकलता है कि लोग बेचारे हार जाते हैं। तो आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो प्रॉपर होना चाहिए। और जब आप प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन लिखवाएं तो उसके आगे उसे तहरीर करवाएं कि रकबा हाजा बिला बार है, और मुमकिन हो तो पटवारी से इसकी NEC ले लें, नॉन एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। यानी इसके ऊपर कोई बार नहीं है, इसके ऊपर कोई स्टेटस को नहीं है, इसके ऊपर कोई केस नहीं चल रहा। सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद ही अपनी तफसील उसके अंदर लिखवाएं ताकि आपका सरमाया ज़ाया मत हो। अब इससे आगे चलते हैं, बहुत ही अहम नुक्ता है। लोग जब गवाहान लिखवाते हैं पर उसके अंदर अपने इकरारनामे के ऊपर तो वो क्या करते हैं कि एक गवाह एक फरीक का हो गया और दूसरा गवाह दूसरे फरीक का हो गया। ये नहीं है। जिस आदमी ने पैसे लगाए हैं उस आदमी ने उस दस्तावेज को साबित करना है। जब साबित उसने करना है जिसने पैसे खर्च किए हैं तो फिर गवाहान वो अपने क्यों नहीं उसमें लाता। कल को अगर खुदा न खास्ता उसका केस होता है तो जो रिक्वायरमेंट है कानून की आर्टिकल 78-79 की
कानून शहादत ऑर्डिनेंस की 2 गवाहान की, वो आप कहाँ से पूरा करेंगे? तो उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने गवाहान उसके अंदर तहरीर करें और 2 के बजाय 3 गवाहान तहरीर करें, ताकि खुदा ना खास्ता अगर कोई गवाह भी आपका उस बात से भागता है या कोई फौत हो जाता है या कोई मुल्क से बाहर चला जाता है, तो आपके पास अपने केस को साबित करने के हवाले से गवाहान की रिक्वायरमेंट पूरी हो। अब इससे आगे चलते हैं कि कब्ज़े के हवाले से कोशिश ये करें कि इकरारनामा के ऊपर आपको कब्ज़ा मिल जाए, क्योंकि कब्ज़ा अगर आपको मिल जाएगा और आप उसके अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन की कोशिश करेंगे तो खुदा न खास्ता अगर वो प्लाट आपको गलत दिखाया गया हुआ या वो प्लाट उसमें कोई गड़बड़ हुई या उसके ऊपर कोई स्टेटस को हुआ या उसका कोई दीगर दावेदार हुआ तो वो सामने आ जाएगा। तो उसमें जितना नुकसान आपका हो चुका होगा उसके बारे में तो आप केस कर सकते हैं और उसके आगे जो नुकसान है कम से कम उससे आप जो है वो बच सकें। जी व्यूअर्स, अहम चीज़ ये है कि इसके कब्ज़े से बाद में इसकी जो अदायगी है पैसों की, उसके बारे में आपको बहुत मोहतात होना पड़ेगा। उसके बारे में कोशिश ये करें कि इकरारनामे में जो बैंक ड्राफ्ट के ज़रिए पैसे आप पे करें और वो उसके अंदर तहरीर करवा दें। बसूरत दीगर आप जब पैसों की अदायगी करें तो उसकी एक वीडियो बना लें ताकि वो कल को आपके काम आए और इसमें आपके साथ कोई कमी मत हो। आपने अक्सर ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो इकरारनामा तहरीर करवाते वक्त वो कहते हैं कि जनाब इसे रजिस्टर्ड करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, चंद माह बाद तो रजिस्ट्री हो जानी है, तो आप इसे क्यों रजिस्टर्ड करवा रहे हैं? तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जहाँ आपने लाखों रुपए खर्च कर दिए वहाँ अगर 5, 7, 8 हज़ार रुपये खर्च होते हैं, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं है किसी भी तरह से इकरारनामे को रजिस्टर्ड करवाने का। तो इतने से अगर पैसे खर्च होते हैं तो उससे आप प्रॉपरली महफूज हो जाते हैं। कल को अगर साबित करना पड़ता है उस इकरारनामे को खुदा न खास्ता, तो एक रजिस्टर्ड दस्तावेज जो है वो बहुत ही मजबूत चीज़ है, जबकि उसके मुकाबिल जो एक नॉन रजिस्टर्ड जो एग्रीमेंट है उसको साबित करने के लिए आपको काफ़ी तगोदो करनी पड़ सकती है। लिहाजा अपने इकरारनामे को लाजमी तौर पर रजिस्टर्ड करवाएं। इकरारनामे की तहरीर के अंदर पैसों के बारे में वाज़े तौर पर तहरीर करें। उसके बाद में एक और चीज़ है जो आपने तहरीर करवानी है उसके अंदर, वो ये है कि जो आपको फ़रोख्त कर रहा है वो ये भी तहरीर करे कि मैं इस ज़मीन को बकायमी होशो हवास, बरज़ामंदी, बखुशी, अपनी आज़ाद मर्जी से, बग़ैर किसी जबर के साथ, बग़ैर किसी जबर इकराह के इसे फ़रोख्त कर रहा हूँ, मेरे ऊपर कोई जबर नहीं है। याद रखिए, आज़ाद मर्जी के बग़ैर अगर कोई दस्तावेज़ तैयार की गई है, नाबालिग की कोई दस्तावेज़ तैयार की गई है या किसी की रजामंदी के बग़ैर कोई दस्तावेज़ तैयार की गई है या कोई आदमी वो अपने होश और हवास में नहीं है और दस्तावेज़ तैयार की गई है, तो उस दस्तावेज़ की कोई वैल्यू नहीं है। इससे आगे चलते हैं कैपिटल गेन टैक्स का मसला। अब हो क्या रहा है कि उस मामले को हम इकरारनामे के अंदर तहरीर नहीं कर रहे और जब रजिस्ट्री का वक्त आता है तो वहाँ पर आकर ज़मीन बेचने वाला वो अड़ जाता है, क्योंकि उसके पास पैसे आधे आ चुके होते हैं। वो कहता है जी कैपिटल गेन टैक्स मैंने नहीं देना, तो अब चूँकि जिम्मेदारी उसकी है। अब ख़रीदार मजबूरन क्या कहता है, चूँकि वो पैसे लगा चुका होता है तो वो कहता है चलो यार जहाँ इतना कर दिया तो फिर ये जो है ना 2 लाख या 1.5 लाख या जितनी अमाउंट बनती है वो, ये सरासर ज्यादती है। इस हवाले से इसको आप इकरारनामे में ज़रूर तहरीर करवा लें कि इसका जो कैपिटल गेन टैक्स होगा वो बेचने वाला पे करेगा। इस तरह आपको किसी किस्म की कोई परेशानी इस हवाले से नहीं होगी। इस हवाले से कोई क्वेश्चन अगर आपके जहन में बाकी है, मुझे यकीन है बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, वॉइस मैसेज। इंशाल्लाह मैं हर तरह से आपको असिस्ट करने की कोशिश करूंगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़रूर लाइक फरमा लीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब फरमा लें ताकि इस नौइयत की दीगर वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।